इंडियन मॉनसून। ठीक है जी, मॉनसून के ऊपर बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन होता है हमारे देश के लिए। 70% जितनी भी बारिश होती है इसी टाइम पे होती है। मोस्टली जो एक्वाफर्स इसी टाइम पे होते हैं, एग्रीकल्चर इसी टाइम पे, लाइक एग्रीकल्चर जो हम लोग करते हैं हमारे देश में, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मॉनसून। सो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून है हम लोगों का, इट बेसिकली स्टार्टेड और इट द ऑनसेट स्टार्टेड फ्रॉम केरला। जून 4 से जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया। आईएमडी बोल रहा था जून 2 के आसपास में जो है ऑनसेट होगा, बट इट वाज डिलेड बाय 2 और 3 डेज। सो जून 4 को जो है स्टार्ट हुआ और पूरे जून में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डेफिसिट देखा। जो रेनफॉल जितनी हमारी जून में ओवरऑल रेनफॉल होती है पिछले 40-50 सालों के जो एवरेज हम लोग देखते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट देखने मिला। ओवरऑल 40% डेफिसिट हमें ऑल इंडिया रेनफॉल में मिला जून के टाइम पे। और अगर अभी मैं बात करूँ जुलाई में जो जब जैसे सेशन बना रहा हूँ, तो इस टाइम पे थोड़ा बहुत रिकवर किया है, बट स्टिल देर इज ऑलमोस्ट 17 to 18% का डेफिसिट अभी भी चल रहा है, जो भी हम लोगों ने मानसून किया था। और ये एक्सपेक्टेड था, क्यों? बिकॉज इस साल जो है बहुत सारी जो कंडीशंस है जो मानसून के बारिशों को इफेक्ट करती हैं वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं थी। जैसे कि अभी हम लोग पैसिफिक में जो सुपर एल नीनो कंडीशन देख रहे हैं, या फिर वहाँ पे बन गई हैं सुपर एल नीनो कंडीशन। सिमिलरली जो इंडियन ओशन डाइपोल है वो भी न्यूट्रल है, एंड जो मैडन जूलियन ऑस्किलेशन है वो भी अपने सुप्रेस्ड फेज में है। तो ये सब चीज़ें करके हम लोग मानसून को जो है कंपेरेटिवली आईएमडी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने 90% लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज का 90% हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बारिश होने का। ठीक है जी, ये हम लोग कैटेगराइज कैसे करते हैं? इट इज कॉल्ड एज बिलो नॉर्मल। सो हमारा मानसून इस बार बिलो नॉर्मल रहने वाला है। 92% रेनफॉल होगी जितना हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज है। ठीक है, क्या होती है इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखो, जो आईएमडी है उसने क्या कर रखा है, कैटेगराइज कर रखा है 3 लेवल पे। ठीक है जी, नॉर्मल मानसून मतलब जो हमारा लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज है। लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज क्या होता है कि पिछले 50 सालों में, जनरली हम लोग 1951 से लेके 2000 के बीच में एवरेज रेनफॉल लेते हैं कि भाई जो मानसून है उसके टाइम पे एवरेज रेनफॉल कितनी हुई है। उस बेसिस में अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉर्मल मानसून होगा, तो दैट मीन्स 96 से 104% इस लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज के रेनफॉल हो सकती है। अबव नॉर्मल में क्या होता है, 104 से 110% होती है। बिलो नॉर्मल में जो है 90 से 96% से होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो हम लोग देखते हैं डेफिसिट मानसून होते हैं या फिर ड्रॉट कंडीशंस होती हैं, उनके लिए अलग हम लोग क्राइटेरिया बनाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन से हम लोगों ने बिलो नॉर्मल हम लोगों की जो भी एक्सपेक्टेशन है इस टाइम पे वो रहने वाली है, अराउंड 87 सेंटीमीटर के आसपास में एवरेज आता है। ठीक है, तो ये हमारा मानसून रहने वाला है। अब हम लोग फटाफट से मानसून को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हम अपने देश के अगर क्लाइमेट की बात करते हैं तो दिस इज अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। हम जिस जगह में रह रहे हैं, ठीक है, दिस इज अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये क्लाइमेट हमें स्पेसिफिकली कॉन्टिनेंट्स के लाइक ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है। ठीक है, अगर मैं इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करूं तो समवेयर अराउंड 15 डिग्री से 30 डिग्री 35 डिग्रीज के बीच में हम लोगों को मिलता है ये नॉर्थ एंड साउथ। एंड यहाँ पे हम लोग ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट वहाँ पे हम इसे देखते हैं। ठीक है, एशिया वाले रीजन में हम लोग को मिलता है ट्रॉपिकल। यहाँ पे एशिया वाले रीजन में स्पेसिफिकली हमें यहाँ पे मानसून टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है, बिकॉज मानसून में क्या होता है, जो विंड्स हैं वो सीजनली रिवर्स कर जाती है। ठीक है, जो ट्रॉपिकल मानसून टाइप का क्लाइमेट है, दिस इज व्हाट वी फाइंड इन इंडिया। ठीक है, ट्रॉपिक्स का जो क्लाइमेट होता है, टिपिकली ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैसा होता है, डिस्टिंक्ट हम लोगों को वेट एंड ड्राई सीजन देखने को मिलते हैं। ठीक है, वेट एंड ड्राई सीजन डिस्टिंक्ट होगा। हमारे देश में भी क्या होता है, 6 महीने बारिश पड़ती है, 6 महीने सूखा होता है। ठीक है, दिसंबर से जो मई तक का टाइम होता है वो सूखा होता है, जिसमें कि हमें विंटर्स एंड समर्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपका जो वेट सीजन है उसके अंदर क्या होता है, लाइक जून से लेकर नवंबर तक हम लोग को बारिशें मिलती हैं थ्रू मानसून। ठीक है, तो ये हमारा ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट है। हॉट या वार्म टाइप का क्लाइमेट होता है। वेट एंड ड्राई सीजन डिस्टिंक्ट होते हैं, और जो बारिश होती है वो सीजनल जो विंड्स हैं उनके कारण होती है, जो कि रिवर्स करती है, जिन्हें मानसून बोला जाता है। ठीक है, अब अगर मैं मानसून की थोड़ी सी डिस्कशन करूं तो ये जो शब्द है मानसून, ये एक अरबिक वर्ड से निकला हुआ है, जिसे कि जो कि मौसम बोला जाता था। ठीक है जी, ये वर्ड 10th सेंचुरी में जो अरब ट्रेडर्स थे उन्होंने इस शब्द का या इस शब्द को यूज़ किया था। आपको अल मसूदी हैं जो कि एक जोग्राफर थे एंड मैथमेटिशियन भी थे, उन्होंने इस शब्द को यूज़ किया था। वहाँ पे जो ट्रेडर्स होते थे उस टाइम के, वो
इंडियन ओशन में इस रीजन में ट्रेड करने के लिए आते थे ऑल द वे टिल चाइना, और ये सी रूट्स का इस्तेमाल करते थे। और वहाँ पे इन लोगों ने सबसे पहले जो विंड्स हैं इनके पैटर्न को समझा था। इन्होंने समझा था कि भाई कुछ महीने क्या होता है, विंड जो है वो टुवर्ड्स द लैंड चलती हैं, कुछ महीने जो है वो क्या करती हैं, वो ऑफ द लैंड चलती है। ठीक है, ये लैंड्स की तरफ जाती हैं, देन ऑफ शोर चलती हैं, ऑन शोर चलती हैं। तो इस सीजनल रिवर्सल को यहाँ पे शब्द बोला गया था मौसम। ठीक है जी। उसके बाद धीरे धीरे करके ये अरब जो नॉलेज है ये कहाँ पे पहुंची, ये पुर्तगालियों के पास पहुंची। पुर्तगालियों से जो है फिर ये जो है यूरोपियंस के पास पहुंची, आपका ब्रिटिश के पास पहुंची, और वहाँ से जो है इस मौसम शब्द को मॉनसून बोल दिया गया। ठीक है जी, मॉनसून। और उसके बाद ये मॉनसून शब्द जो है हम लोगों ने अब भी यूज़ किया जाता है, अब यूज़ करते हैं हम लोग टू अंडरस्टैंड हाउ दी होल मॉनसून या होल जो आपकी मॉइस्चर विंड्स हैं किस तरह से 6 महीने में हमारे यहाँ पे चलती हैं। इसका टिपिकली मतलब है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, मीन्स कुछ महीने जो है एक डायरेक्शन में चलेगी, कुछ महीने जो है दूसरे डायरेक्शन में चलती है। जनरली फ्रॉम साउथ वेस्ट चलती हैं कुछ 3 महीने सितंबर तक, जून से सितंबर, एंड उसके बाद क्या करती हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ को मूव करती हैं। ठीक है कि नहीं, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। और ये मानसून जो है हम लोगों को स्पेसिफिकली ईस्टर्न साइड, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे एशिया वाले रीजन में ईस्टर्न साइड में देखने को मिलता है, कॉन्टिनेंट्स में, और एशिया में चाइना, कोरिया, जापान तक भी जाता है। ठीक है कि नहीं, ओके। तो मानसून के ऊपर इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसको समझने के लिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, इसको डिस्क्राइब करना, समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज लगाएगी। कुछ क्लासिकल थ्योरीज हम लोग बोलते हैं, उसके बाद मॉडर्न थ्योरीज आती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऐड करी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ऊपर ऊपर से बताता हूँ। ठीक है कि नहीं। सबसे पहली थ्योरी तो अगेन वही 10th सेंचुरी वाली अल-मसूदी, उसके बाद जो हम लोगों ने पुर्तगालियों के पास गए, देन उसके बाद जो इंग्लिश के पास गई, जैसे कि इसे हम लोग क्लासिकल थ्योरीज बोलते हैं, जिसको कि कंपाइल एंड आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज किया एडमंड हेले ने। ठीक है, ब्रिटिश आपके जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, ठीक है जी, मैथमेटिशियन थे, जोग्राफर थे। सो एडमंड हेले क्या बोलते हैं, इन्होंने बेसिकली इसे थर्मल कंट्रास्ट थ्योरी बोल देते हैं। सिमिलर जैसे आपके आपका जो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज चलती है, उसी को इन्होंने कॉन्टिनेंटल स्केल पे देखा। ठीक है, सी ब्रीज लैंड ब्रीज में क्या होता है कि दिन के टाइम पे जो है हवा क्या करती है, समुद्र से लैंड की तरफ चलती है, एंड देन रात के टाइम पे क्या होता है, लैंड से सी की तरफ चलती है। तो इसी चीज़ को इन्होंने जो है कॉन्टिनेंटल स्केल पे, इंडिया जो एशियन सब कॉन्टिनेंट स्केल पे देखा। इन्होंने बोला कि जो इंडियन लैंड मास है उसमें क्या हो रहा है, जब गर्मियों का टाइम आता है तो लैंड मास जो है गर्म हो जाता है और हवा जो है समुद्र से लैंड की तरफ चलती है। एंड जब क्या होता है कि विंटर्स आती हैं तो क्या होता है, लैंड जो है ठंडा हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि लैंड से समुद्र की तरफ चलती है। तो इसको जो है क्या बोला, इट वॉज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज बट अकरिंग इन अ बिगर टेम्पोरल एंड स्पेशल स्केल। ठीक है कि नहीं। बट बहुत सारी इसमें अंदर कॉम्प्लिकेशंस थी और बहुत सारी इसके अंदर जो है इंट्रिकेसी थी, जिसको कि ये क्लासिकल थियरी समझा नहीं पाई थी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने मॉडर्न थियरीज का सहारा लिया। स्पेसिफिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी निकल के दैट वाज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन थ्योरी, ITCZ थ्योरी। ठीक है, अब ITCZ थ्योरी क्या बोलती है, आपकी ITCZ थ्योरी बोलती है, ठीक है, जो हमारी इक्वेटर है इसके 10 डिग्रीज नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ में एक जोन है। इसे हम लोग, इस जोन के अंदर क्या हो रहा है, जो ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है जी, इस जोन के अंदर जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो कन्वर्ज करती हैं। ठीक है, इफ आई हैव टू मेक अ मैप हियर, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो इस जोन के अंदर, ये 10 डिग्री नॉर्थ साउथ वाली जोन है, इस जोन के अंदर क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स कन्वर्ज कर रही हैं। ऊपर से जो है आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, इधर से आपकी जो है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, तो ये कन्वर्ज करती हैं और इस जोन को हम लोग ITCZ बोलते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, अब ITCZ थ्योरी क्या बोलती है कि ये जो ट्रॉपिकल जोन है ये क्या करती है, एक जगह नहीं रहती। जैसे जैसे सन की मूवमेंट जो है कर्क रेखा ऊपर कैंसर की तरफ एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ होती है, तो ये ITCZ ऊपर और नीचे मूव करता है इक्वेटर से। जब भी समर्स आती हैं तो ITCZ जो है वो कहाँ पे चला जाता है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इंडो गंगेटिक रीजन है एंड तिब्बतन रीजन है वहाँ पे चला जाता है, जिसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। इसको कि हम लोग मॉनसून ट्रफ बोल देते हैं, लो प्रेशर बन जाता है। और जो यहाँ से ट्रेड विंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो इनको भरने के लिए सी से लैंड की तरफ चलती हैं, इक्वेटर को क्रॉस करती हैं। कोरलिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके ये साउथ वेस्ट को, ठीक है, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट को डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, एंड देन ये इंडियन लैंडमास में आके मॉइस्चर डिपॉजिट करते हैं। इस लो जो आपका
आपका लो प्रेशर ट्रफ है इसको भरने के लिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। एंड विंटर्स तक आते आते क्या होता है, ये अक्टूबर नवंबर तक आते आते ITZ जो है फिर दोबारा इक्वेटर पे आ जाता है। एंड इक्वेटर पे आने के कारण क्या होता है, यहाँ पे ये जो विंड्स हैं ये क्रॉस नहीं करती हैं, ये इवेंचुअली वापस आ जाती हैं और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट विंड जो है वो फिर दोबारा एक्टिव हो जाती हैं, जो ट्रेड विंड्स एक्टिव हो जाती हैं, जिसके कारण जी हम लोग को नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून देखने को मिलता है, ठीक है। सेम चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हियर यू कैन सी इन द समर टाइम ITCZ जो है ऊपर आ जाता है, ठीक है, जिसको मानसून ट्रफ बोला जाता है। हेयर इज द मानसून ट्रफ एंड इसके कारण जो साउथ ईस्ट विंड्स हैं वो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, कोरलिस फोर्स के तरह इफेक्ट में आके वो टर्न कर जाती हैं टूवर्ड्स द ईस्ट एंड साउथ वेस्ट विंड बन के क्या करती हैं, वो इस मानसून के ट्रफ को भरने की कोशिश करती हैं, ठीक है जी। कोरलिस फोर्स अगर आपको पता है, होप आपको पता होगा, कोरलिस फोर्स क्या करती है, वो फ्लूइड्स को डिफ्लेक्ट करवाती है नदर्न हेमिस्फीयर में टूवर्ड्स द राइट एंड सदर्न हेमिस्फीयर में टूवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। तो विंड जो है इट्स अ फ्लूइड, व्हेन इट क्रॉसेस द इक्वेटर क्या होता है, राइट की तरफ को डिफ्लेक्ट करते, देन दिस साउथ ईस्ट विंड्स बिकम साउथ वेस्ट विंड्स एंड इसके करके हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून होता है, ठीक है। विंटर्स तक आते आते क्या होता है, ये ITCZ जो है नीचे को खिसक जाता है, नीचे को खिसकने के कारण क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट जो विंड्स हैं वो अब ज़्यादा नीचे मूव करती हैं, इक्वेटर को क्रॉस करती हैं और नॉर्थ वेस्ट विंड्स कर बन के नीचे को जाती हैं, इस ITCZ को भरने की कोशिश करती है, जो कि जनवरी फरवरी तक आके ऑस्ट्रेलिया में चला जाता है। सो इस करके यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ ईस्ट जो विंड्स है वो डोमिनेट कर रही होती है सितंबर के बाद, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून आता है, ठीक है। सो इस तरह से ITCZ थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन करती है, कैसे ITCZ के ऊपर या नीचे मूव करने से हम लोगों के पास जो विंड्स है उनका रिवर्सल होता है, पहले साउथ वेस्ट फिर नॉर्थ ईस्ट, और इस करके हमारे देश में मॉनसून आता है। क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून क्या करता है, साउथ वेस्ट मानसून बहुत सारा मॉइस्चर इंडियन ओशन से उठाता है और इंडियन लैंड मास में जाके बारिश के तौर पे डिपॉजिट करता है। एंड जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है तो मोस्ट ऑफ इंडिया में बारिश नहीं होती, बट सम पार्ट ऑफ योर साउथ ईस्ट जो इंडिया है, जैसे कि कर्नाटक, केरल वाला रीजन हो गया, आंध्र वाला रीजन हो गया, तमिलनाडु वाला रीजन हो गया, वहाँ पे ये बारिश करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। सो 6 महीने का टाइम होता है, मोस्ट ऑफ जो हमारी रेनफॉल है जून से सितंबर साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे होती है। अक्टूबर नवंबर में रिट्रीटिंग होती है मानसून का, बट उसमें आपको सिर्फ पार्ट्स, जैसे हमने आपको बताया कोस्टल आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ पे आपको बारिशें मिलेंगी। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर। हाउएवर इस बेसिक सिस्टम के अंदर भी हमें बहुत सारे इंट्रिकेसीज देखने को मिलती है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं सुपर एलिनो की तरफ आऊँगा अब, ठीक है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसमें कि जैसे सी सरफेस टेम्परेचर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे जेट स्ट्रीम्स हैं वो इफेक्ट करती हैं। फटाफट से मैं आपको यहाँ पे इन्हें बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि मानसून हमारे देश में एडवांस कैसे करता है, ठीक है। लेट अस डिस्कस दैट कि हाउ मानसून्स एडवांस इन आवर कंट्री, ठीक है। फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, मैप बनाने की कोशिश करेंगे एंड मैप बनाने के बाद मैं आपको ये सब दिखाने की कोशिश करूँगा। सो अगर आप लोग भी बना रहे हैं तो मैप बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइए, नहीं तो आप यहाँ पे मैप बनते देखिए एंड लेट अस टॉक अबाउट द मानसून। ओके, सो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आई होप ठीक से बन गया, यस वंडरफुल। ओके, नाउ लेट अस से हाउ आवर मॉनसून एडवांस कैसे करता है, ठीक है। मॉनसून का एडवांस कैसे होता है, अगर आइडियल कंडीशंस हम लोग लेके चलें, आइडियल टाइम है, कोई भी ऐसा नॉर्मल कंडीशन है बिल्कुल नॉर्मल टाइम्स में, तो जनरली क्या होता है कि जो लो प्रेशर ट्रफ है हम लोग मान के चलते हैं कि भाई ये पूरे इंडो गंगेटिक रीजन में लो प्रेशर ट्रफ बना हुआ है, लो प्रेशर सिस्टम बन गए हैं। तो 1 जून के आसपास में क्या होता है, जो हमारा मॉनसून के विंड्स हैं, साउथ ईस्ट विंड्स हैं, वो यहाँ पे आके केरला में टकराती हैं और 1 जून में जो है केरला में हम लोग मानते हैं कि भाई जो मॉनसून है उनकी शुरुआत हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो विंड्स हैं 2 हिस्सों में बढ़ जाती हैं, ठीक है। ये जो मॉनसून विंड्स है 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। पहला जो विंड का या पहला जो आपका पोर्शन होता है इसे हम लोग अरेबियन सी ब्रांच बोल देते हैं, ठीक है। दिस इज द अरेबियन सी ब्रांच। ये जो है
हम लोगों को वेस्ट साइड में लाइक पूरे इंडिया या आपका इंडियन पाकिस्तान रीजन वाले एरिया को इन्फ्लुएंस करती है। ये यहाँ पे जाके जो अरावली वाला आपका जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है इसको जाके हिट करती है, एंड थ्रू आउट आपको जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है जी। एंड इसके बाद यही जो मानसून की विंड्स हैं, ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच है, ये बीच में जो गैप्स हैं यहाँ से निकलती है, पालघाट, बोलघाट एंड थालघाट वाले गैप से निकलती हैं। थोड़ा बहुत जो आपका महाराष्ट्र में जो पुणे वाला रीजन है आपका, इस रीजन में पुणे नासिक वाले रीजन में बारिश करती है। कुछ सेंट्रल इंडिया की तरफ जाती हैं, और जो आपका नर्मदा और तापी वाला जो रीजन है, ठीक है, वहाँ पे जाके थोड़ी सी बारिशें करती हैं। रेस्ट जो मानसून के विंड्स हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए ये जाती है नॉर्थ इंडिया की तरफ इस ट्रफ को भरने के लिए। यहाँ पे जो आपकी अरावलीज हैं, ठीक है, ये जो आपकी अरावली रेंज है, इनका कुछ इस तरह का आप कह सकते हो टोपोग्राफी है, या इस तरह की जो अलाइनमेंट है वो इस तरह की कि मानसून के विंड्स को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती। इसके कारण आपको राजस्थान रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं मिलती है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे आपको डेजर्ट मिलता है। ठीक है जी। 15 जुलाई के आसपास में ये जो विंड्स हैं ये कहाँ पे पहुँचती हैं, ये पहुँचती हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है, जहाँ पे लो प्रेशर ट्रफ बना होता है। ठीक है, तो दैट इज़ अरेबियन सी ब्रांच। ये ब्रांच जो है स्पेसिफिकली ऑलमोस्ट इंडिया के पास ही होती है, इंडिया के पास ही बारिश करती है। सेकेंड जो ब्रांच होती है आपकी, दिस इज कॉल्ड एज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच सिर्फ इंडिया में नहीं, लाइक पूरे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में बारिशें करती है। ठीक है, इवेंचुअली ये जो विंग है हमारा जो केरला आपका तमिलनाडु एंड कोस्टल आंध्रा वाला रीजन है, इसको कम्प्लीटली बाईपास कर जाती है, यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती है। एंड उसके बाद जाके ये क्या करती है, ये जो ब्रांच होती है ये यहाँ पे जो गारो खासी जयंती हिल्स हैं इधर इस तरफ जाती है, और यहाँ से जाके क्या करती है, ये इंडिया की तरफ को एंटर करती है। ठीक है जी, इंडिया की तरफ को एंटर करती हुई ऑल अलोंग यहाँ पे हिमालयस हैं हमारे, तो हिमालयस वाले रीजन में ये टकराती हैं और ऑल अलोंग हिमालयस जो हैं बारिश करती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गारो खासी जयंती में, तो इसके बनावट कुछ ऐसी है गारो खासी जयंती हिल्स की कि यहाँ पे जो रेन की जो रेन मॉइस्चर बेरिंग विंड्स होती हैं वो ट्रैप हो जाती हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती हैं। दैट इज़ इसी जगह में आपको जो है चेरापूंजी और मौसिनराम जैसी जगह मिलती है, जो कि इंडिया की वेटेस्ट प्लेसेस हैं। एंड ऑल अलोंग आपका जो इंडिया है, ठीक है जी, ईस्टर्न साइड में बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, एंड देन गोइंग ऑल इन साइड मध्य प्रदेश हो गया, देन उत्तर प्रदेश हो गया, बारिशें आपको मिलती हैं। ठीक है जी, हिमालयन के फुट हिल्स में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बारिशें होती हैं। ठीक है, सो इस तरह से 15 जुलाई तक आते आते 15 जुलाई तक आते आते ये दोनों ब्रांचेस जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया पहुँच जाती हैं। सितंबर तक एक्टिव रहती हैं, और सितंबर के बाद क्या करती हैं, ये सारी की सारी जो विंड्स हैं ये रिवर्स कर जाती हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो विंड्स होती हैं ये रिवर्स कर जाती हैं, दे आर नॉट मूविंग लाइक दिस। अब ये विंड जो है दे मूव इन दी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लाइक दिस, एंड इसके कारण लाइक मोस्ट ऑफ जो इंडिया वहाँ पे बारिश नहीं होगी, सिर्फ थोड़ी बहुत बारिशें हमें कहाँ पे मिलेंगी, ये देखने में मिलेंगी हमें अपना तमिलनाडु एंड कोस्टल आंध्रा में, बिकॉज ये जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ को मूव कर रही होती है विंड्स, तो जो आपका बे ऑफ बंगाल है यहाँ से मॉइस्चर उठाती है, केरला तमिलनाडु की तरफ को जो है अंदर चली जाती हैं, थोड़ी बहुत बारिशें वहाँ पे होती हैं। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ बेसिकली मॉनसून जो है वो एडवांस करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। ठीक है, नाउ इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा एज आई टोल्ड यू, हम लोग अगर ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से समझने की कोशिश करें, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से समझने की कोशिश करें, तो हेयर यू विल सी दी ओवरऑल आउटले ऑफ दिस ईयर, इस साल कैसे हुआ है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने जो एक्चुअल में मॉनसून का एक्चुअल ऑनसेट हुआ है अराउंड 4 के आसपास में, 4th of June वॉज द टाइम वेयर द एक्चुअल ऑनसेट स्टार्टेड, एंड धीरे धीरे करके जो है हम लोग पहुँचे 5 से 7 तारीख तक हम लोग कहाँ पे पहुँच गए थे, हम लोग लाइक 7-8 तारीख के आसपास में हम लोग महाराष्ट्र वाले रीजन में एंटर कर गए थे। उसके बाद ब्रीफ पीरियड जो है हम लोग को बारिश नहीं हुई। आज की डेट में बात करूँ तो 9 जुलाई के आसपास में पूरा का पूरा जो इंडिया है वो कवर हो गया था मॉनसून विंड से। ठीक है, सो हियर यू कैन सी दीज आर दी
रीजन्स जहाँ पे कि बारिश हम लोग की पहुँच रही है, ठीक है। सो 9 जुलाई तक आते आते द होल इंडिया इज़ कवर्ड बाय मानसून, विच वॉज IMD की प्रिडिक्शन थी कि 2 जून के आसपास में ऑनसेट हो जाएगा पूरे इंडिया में जो है। इट विल बी समवेयर अराउंड 8 जुलाई के आसपास में, बट इट वॉज डिलेड बाय 1 और 2 डेज। इस तरह की एक्सीजेंसीज एंड इस तरह के चेंजेस थोड़े बहुत हमें देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। दैट इज़ हाउ as of now the condition is, that is how the whole country is being now under the completely under the influence of मॉनसून। हाउएवर डेफिसिट है, डेफिनेटली है, ठीक है। हम लोगों ने जून में डेफिसिट बहुत ज़्यादा देखा, जून में ऑलमोस्ट 40% इंडिया जो है वो रेन डेफिसिट चल रहा था। एंड देन जुलाई में जाके थोड़ा सा ये डेफिसिट कवर हुआ है। हाउएवर स्टिल अराउंड 15 to 17%, अगर IMD की वेबसाइट खोल के देखेंगे तो 17% हम लोग का अभी भी डेफिसिट चल रहा है, ठीक है। अभी ये बहुत बड़ा फैक्टर, जब मैं एल नीनो समझाऊंगा आपको तब बताऊंगा कि क्योंकि जून जुलाई हम लोग फिर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भी नॉर्मल रहेगा मानसून, क्योंकि जो एल नीनो, जो सुपर एल नीनो का इफेक्ट है वो जून या जुलाई के बाद सेट होना है, ठीक है। एनीवे, सो दिस इज द ब्रॉड पिक्चर ऑफ कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा बारिश होती है। वेस्टर्न घाट्स गेट्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल, 200-250 सेंटीमीटर प्लस भी रेनफॉल हो जाता है। रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट लॉट ऑफ रेनफॉल। देन जहाँ पे हम लोग बे ऑफ बंगाल की ब्रांच एंटर करते हैं तो यहाँ पे गेट अराउंड गुड रेनफॉल, 100+ रेनफॉल है, ठीक है। थ्रू आउट सेंट्रल इंडिया जो है वहाँ पे भी अराउंड 100 के आसपास में रेनफॉल है। ये थार वाला रीजन आप देख सकते हैं, लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। डेजर्ट है कई जगह में तो 25 सेंटीमीटर रेनफॉल है। बाय द वे, डेजर्ट्स को कैटेगराइज करने के लिए हम लोग सिर्फ रेनफॉल का क्राइटेरिया लेते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल जहाँ पे होती है उसे हम लोग डेजर्ट कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है। सो क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो अरावलीज हैं वो बिल्कुल सीधी हैं, जो बे ऑफ बंगाल का मॉइस्चर विंड्स हैं वो यहाँ पे ट्रैप नहीं होती हैं, बारिश नहीं होती है, ठीक है। सिमिलरली वेस्टर्न घाट जो है वो एक तरह का ओरोग्राफिक बैरियर की तरह काम करते हैं, तो सारी बारिश जो है वो विंडवर्ड साइड में जाती है। जो आपका रेन शेडो एरिया है या रेन शेडो पार्ट है वेस्टर्न घाट्स का, रेन शेडो स्लोप्स हैं, ठीक है। हाफ यहाँ पे बहुत बारिश, यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं। यहाँ पे हम लोगों को ड्राई रीजन देखने मिलते हैं, जैसे विदर्भ हो गया, मराठवाड़ा हो गया, ठीक है, इनर तेलंगाना वाला रीजन हो गया, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम बारिश है, ठीक है। सो दिस इज लाइक ब्रॉड पिक्चराइजेशन ऑफ रेनफॉल दैट इज देयर इन अवर कंट्री, ठीक है। आप ले लद्दाख देख सकते हैं, माउंटेन्स हैं यहाँ पे। सो इस करके क्या है, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज इन द सदर्न साइड ऑफ द हिमालयस। आपका जो लद्दाख वाला रीजन है, लेह वाला रीजन है, ठीक है जी, ये कंपैरेटिवली ड्राई है। ट्रांस हिमालयस रीजन कंपैरेटिवली ड्राई। ओके, सो दिस इज हाउ ऑनसेट हैपेंस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द की फैक्टर्स। कौन से की फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं और इस साल कौन से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या होने वाला है उसको हम समझते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है इस टाइम पे इंडियन मानसून को इफेक्ट करेगा और करता है, दैट इज सी सरफेस टेम्परेचर्स, ठीक है। समुद्र जो है, समुद्र ओशियंस वाटर जो है वो क्या करता है, वो भी एक तरह का थर्मल, जैसे विंड थर्मल इंजन होती हैं वैसे ही वाटर बॉडी ओशियंस सीज वो भी थर्मल इंजन का काम करते हैं। वाटर जो है वो क्या करता है, हीट सरप्लस है। हमारा 40 to 40 डिग्रीज नॉर्थ साउथ वाला जो रीजन है वहाँ पे हीट सरप्लस है, बहुत ज़्यादा हीट आती है। तो विंड्स एंड ओशन करंट जो है वो क्या करते हैं, वो इन हीट को डिसिपेट करते हैं। ठंडे जो टेम्परेचर्स हैं, गर्म हीट को जो है वो क्या करेंगे, वो लेके जाएंगे ठंडे इलाकों में, और ठंडे इलाकों से ठंडा पानी या ठंडी हवा जो है वो इक्वेटर की तरफ आती है, ठीक है जी। तो इन्हें थर्मल इंजन्स बोलते हैं। तो जो टेम्परेचर है, जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओशंस में भी होती है, और इससे क्या होते हैं, सी सरफेस टेम्परेचर्स बनते हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग तरह के, और वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इंडियन ओशन को। कैसे करते हैं उनको समझते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी दी पिक्चर, ठीक है ना, ये पिक्चर आप देख सकते हैं। सो यू कैन सी हियर लाइक रफली 30 to 40 डिग्रीज नॉर्थ साउथ रीजन में कंपेरेटिवली रेडिश कलर का दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट हीट सरप्लस रीजन, जहाँ पे हीट काफ़ी ज़्यादा है, एंड ऊपर वाले रीजन में हीट डेफिसिट है, तो कंपैरेटिवली कोल्डर एरियाज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओशन करंट्स हैं वो क्या करती हैं, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही हैं। वार्म वाटर्स एंड कोल्ड वाटर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इनको उठा के क्या करते हैं, वार्म वाटर्स को एक जगह लेके चल जाएंगे और नीचे से ठंडा पानी ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म नहीं होता है, इसमें जो है पेकुलरिटीज देखने मिलती है, कहीं पे गर्म पानी आता है, कहीं पे ठंडा पानी आता है, और इस करके क्या होता है, यहाँ पे ये जो सी सरफेस में टेम्परेचर चेंजेस आते हैं, इससे क्या होते हैं, इससे हमारे अलग अलग एयर सर्कुलेशन बनते हैं, और वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जो पैसिफिक रीजन है यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसी तरह का एक वाटर जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन से एक सिस्टम बनता है जिसे हम लोग एनसो बोलते हैं, ठीक है जी। एल नीनो, ला नीना एंड सदर्न ऑस्किलेशन, आई डिस्कस दिस, ठीक है जी। एल नीनो, ला नीना, सदर्न ऑस्किलेशन, ठीक है। सिमिलरली
इंडियन ओशन रीजन में भी इसी तरह का सर्कुलेशन बनता है, इसी तरह के जो टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण लाइक वाटर बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंसेस बनते हैं, जिसे कि हम लोग इंडियन ओशन डाइपोल बोल देते हैं। ठीक है, इंडियन ओशन डाइपोल। तो इस तरह के बहुत सारे सी सरफेस टेम्परेचर फिनोमिनास हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड देयर इज अ ट्रेवर्सिंग फिनोमिना आल्सो कॉल्ड एज मेडन जूलियन ऑस्किलेशन। ठीक है, तो तीनों के तीनों क्या करते हैं, इंडियन जो क्लाइमेट है और मानसून है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल नीनो ला नीना सदर्न ऑस्किलेशन के बारे में। क्यों? बिकॉज इस साल सुपर एल नीनो है, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रहा है। ठीक है, एक ही बारे में समझेंगे बहुत बढ़िया से, और इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर लेंगे। ध्यान से समझना इसको। ठीक है, नाउ नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में पैसिफिक ओशन में क्या हो रहा है, जो ट्रेड विंड्स है, मैंने अभी आपको ट्रेड विंड बताई, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं। ठीक है, ये 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वाले रीजन में चल रही हैं। यहाँ पे 30 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ साउथ वाले रीजन में चलती हैं हियर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कर रही है, ट्रेड विंड्स जो पैसिफिक के इक्वेटोरियल रीजन में गर्म पानी है, इस गर्म पानी को उठा के कहाँ पे लेके चली गई, ये इसको लेके चली जाती है टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ ले जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो सारा गर्म पानी जो है वो कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, वो सरफेस की तरफ। सरफेस में गर्म पानी कहाँ पे इकट्ठा होता है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ इकट्ठा हो जाता है। गर्म पानी इकट्ठा होने से क्या होता है, नीचे से ठंडा पानी, नीचे से, क्योंकि ओशंस की बॉटम वाली साइड में डेप्थ्स में 400 मीटर के नीचे डेप्थ में क्या है, पानी ठंडा होता है, 4 डिग्री सेल्सियस चला जाता है बॉटम तक। ठंडा पानी ऊपर की तरफ को आता है, कोल्ड वाटर अपवेल कर जाता है। ठीक है कि नहीं? तो देख रहे हो टेम्परेचर डिफरेंस बन गया। यहाँ पे आपको गर्म टेम्परेचर दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको ठंडे टेम्परेचर दिखते हैं। गर्म टेम्परेचर इन दी ऑस्ट्रेलियन रीजन, ठंडे टेम्परेचर, ठंडे वाटर्स, कोल्ड वाटर्स इन दी अमेरिकन कोस्ट। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, गर्म हवा पानी के ऊपर होती है, गर्म हवा, टेम्परेचर के ऊपर गर्म हवा होगी तो गर्म हवा ऊपर को उठती है, और साथ में मॉइस्चर होगा तो बादल एंड जो भी आपके मॉइस्चर लेडन जो क्लाउड होंगे वो बनेंगे, एंड ये जो है थ्रू आउट एशिया वाले रीजन में बारिश को पॉजिटिव बूस्ट देते हैं। ठीक है कि नहीं? उसके बाद जो है जो ड्रायर विंड्स होती हैं वो कहाँ होती हैं, वो इस अमेरिकन वाली साइड में जाके बैठती हैं, तो हाई प्रेशर क्रिएट कर देती हैं। हाई प्रेशर क्रिएट होने से क्या होता है, यहाँ पे बिल्कुल बारिशें नहीं होती है। ठीक है, और ये जो आपका सर्कुलेशन बन गया, कैन यू सी दिस सर्कुलेशन, ये जो सर्कुलेशन है इसे हम लोग वॉकर सर्कुलेशन बोलते हैं, याद रखना है, वॉकर सर्कुलेशन। ठीक है जी। सो नॉर्मल कंडीशंस में ये होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, इस तरह के कंडीशन बन जाते हैं। देखो आप ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में, ये मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे जो एयर है राइज कर रही है, बादल बन रहे हैं, बहुत सारी बारिशें थ्रू आउट एशियन सब कॉन्टिनेंट में होती हैं। ठीक है, एंड जो अमेरिकन साइड है वहाँ पे एयर जो है सबसाइड करती है, तो हाई प्रेशर बनता है, बिल्कुल बारिशें नहीं होती हैं। ठीक है कि नहीं? इसे हम क्या कहते हैं, वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, कुछ एक सालों बाद, लाइक 1-2 सालों के बीच में यही कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ट्रेड विंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा ट्रेड विंड स्ट्रांग हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्म पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में, बहुत ज़्यादा गर्म पानी इकट्ठा हुआ तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नीचे साउथ अमेरिकन वाली साइड में ऊपर उठा, जो डिफरेंस है टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन बना, वॉकर सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, बहुत ज़्यादा बादल बने, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। इसे हम लोग कंडीशन क्या बोलते हैं, ला नीना। ठीक है, स्पेनिश में ला नीना का मतलब होता है लिटिल गर्ल। एंड जब भी ला नीना कंडीशन बनती है तो ऑस्ट्रेलियन साइड में, ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, एशिया वाला रीजन, साउथ एशिया वाला रीजन हो गया, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। इसे हम लोग ला नीना को याद रखना, इसे हम लोग हार्बिंजर ऑफ गुड रेन्स इन इंडिया भी बोल देते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी बारिशें हम लोगों को मिलती हैं इस टाइम पे। ठीक है जी, दिस इज ला नीना कंडीशन। और फिर क्या होता है, 1-2 साल जो है नॉर्मल रहेगा, उसके बाद क्या होता है, ला नीना कंडीशन आ जाएगी, सुपर स्ट्रॉन्ग कंडीशन हो जाएगी। फिर क्या होता है, ये कंडीशन बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। जो ट्रेड विंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, कई सालों के बाद, 2-4 सालों के बाद ट्रेड विंड्स हो जाती हैं बहुत ज़्यादा वीक होने के कारण क्या है, जो गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में इकट्ठे होने की जगह जो है वो साउथ अमेरिकन साइड में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर्स जो है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर्स कंपैरेटिवली कम होते हैं, कोल्ड वाटर यहाँ पे कंपैरेटिवली कोल्ड वाटर मिलता है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो एयर का जो
राइजिंग लिम्ब है, वॉकर सर्कुलेशन का राइजिंग लिम्ब है वो साउथ अमेरिका में आता है, और डिसेंडिंग लिम्ब है जो वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ को आता है, और इस करके कंडीशंस रिवर्स हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इस साइड में क्या था, कंडीशंस किस तरह थी, इस तरह से क्लॉकवाइज आपको देखने को मिल रही थी। यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज हो गई है। ठीक है जी, कंडीशंस उल्टी हो गई। अब क्या होगा, अमेरिकन साइड में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे तो तूफान पड़ेंगे, बारिशें पड़ेंगी। ठीक है जी, और जो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में और एशिया वाली साइड में वहाँ पे क्या होगा, कंपैरेटिवली सूखा पड़ेगा। ठीक है, और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एल नीनो कंडीशंस बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज क्राइस्ट चाइल्ड, बिकॉज जनरली जो है विंटर्स, एक्सट्रीम विंटर्स में ऑनसेट होता है, स्प्रिंग्स के टाइम पे ऑनसेट होना स्टार्ट होता है, और इसके इफेक्ट जो है देन नेक्स्ट समर में हमको देखने को मिलते हैं। एल नीनो कंडीशन और क्राइस्ट चाइल्ड भी से हम लोग बोलते हैं। ये कंडीशन जो है विद टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है कई बारी, जब टेम्परेचर जो है कई बार, जैसे अभी हम लोग सुपर एल टाइम देखेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग नीनो कंडीशंस बनी है, इसको हम लोग एल नीनो या सुपर एल नीनो बोलते हैं। ठीक है, ये जो कंडीशंस है ये फ्लक्चुएट करती रहती है, ये एक तरह से रिदम में घूमती रहती है, जैसे पेंडुलम घूमता है। ठीक है जी, नॉर्मल रहेगा, उसके बाद लानिना कंडीशंस हो जाएंगी, एंड उसके बाद फिर नॉर्मल आ जाएगा, फिर एल नीनो कंडीशंस हो जाएंगी, और इस तरह से चलता रहता। ठीक है जी, जैसे कि 2025 और 26 वाला जो है इस बारी इट्स एन एल नीनो कंडीशन। ठीक है जी, एल नीनो कंडीशन है, एंड इस तरह से चलता है। 22-23 में भी इट वॉज अ एल नीनो कंडीशन। तो इस तरह से क्या करती हैं, ये इस तरह स्विंग करती रहती है। Okay, so that is your super El Nino. ठीक है, this year it is a super El Nino condition. Why? Because temperatures here are reaching up to 2 डिग्री सेल्सियस हायर देन नॉर्मल। ठीक है, जनरली जो जो एल नीनो कंडीशन होती है वहाँ पे टेम्परेचर 1 डिग्री, 1.25 डिग्री तक का जो है राइज करता है नॉर्मल से, बट यहाँ पे टेम्परेचर जो है दे हैव रिजन अप टू 2 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज अ कंडीशन विच इज कंसिडर्ड एज सुपर एल नीनो, वेरी सुपर स्ट्रॉन्ग एल नीनो जो है वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है जी, बाय द वे इसे हम लोग नोट कैसे करते हैं, याद रखना, अगेन प्री के लिए आई एम टेलिंग यू, नीनो इंडेक्स होता है, नीनो 3.4 इंडेक्स है, इसके थ्रू हम लोग इस एल नीनो को मॉनिटर करते हैं। ये जनरली जो है आपका लेट विंटर्स अर्ली स्प्रिंग्स में ऑनसेट होगा, और धीरे धीरे करके समर्स जैसे आएंगे वो स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हो जाएगा, जून जुलाई अगस्त के आसपास में स्ट्रेंथन कर जाएगा, या जून के आसपास में स्ट्रेंथन करेगा, और इसके इफेक्ट जो हम लोग को एक 1.5 महीने बाद देखने मिलते हैं। इसको हम लोग लैग इफेक्ट बोलते हैं। जो एल नीनो कंडीशंस हैं वो पीक करती हैं जून जुलाई के आसपास में। ठीक है जी, जुलाई अगस्त के आसपास में पीक करती हैं, एंड देन इसका जो इफेक्ट है वो हमें 1-2 महीने बाद का देखने को मिलता है। ठीक है कि नहीं, सॉरी अपना अर्ली समर में पीक करती हैं, और इसका इफेक्ट जो है हमें थोड़ा लैग के बाद जुलाई अगस्त के आसपास में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अभी तो ओवरऑल क्या है कि जो हमारा रेनफॉल है जून जुलाई का वो तो ठीक हुआ है, लाइक इतना भी ठीक नहीं हुआ बट ठीक हुआ है कंपेरेटिवली। बट अब जो है एल नीनो कंडीशन, इसका इफेक्ट हमें देखने को मिला। अभी तक वो लैग था, पीक तो सेटअप हो चुका है, बट अभी लैग है, लैग वो हमको अब उसका इफेक्ट जुलाई अगस्त के एंड पे देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में अगस्त स्टार्टिंग, जुलाई के एंड में देखने को मिलेगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, दिस इज सुपर एल नीनो कंडीशन। देन देर इज सिमिलर सी सरफेस टेम्परेचर अनॉमली, जो कि हम लोगों को कहाँ पे इंडियन ओशन में भी डेवलप होने होते हैं, सेम होता है। देखो यहाँ पे भी क्या है, हम वाटर जो है वो क्या करता है, वो अफ्रीका की साइड में यहाँ पे पूल हो जाता है वार्म वाटर, एंड कंपैरेटिवली कोल्ड वाटर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की साइड में पूल हो जाता है, और इस करके जो है सर्कुलेशन जो बनता है वार्म वाटर से एयर राइज करती है, बादल बनते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बारिशें मिलती हैं, एक पॉजिटिव बूस्ट मिलता है बारिशों का। तो इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फेस ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल। ठीक है, डाइपोल का मतलब समझ रहे हैं, 2 पोल बन जा रहे हैं टेम्परेचर डिफरेंस के कारण सरफेस, सी सरफेस के ऊपर। सो जब अफ्रीका वाली साइड में यहाँ पे कंपैरेटिवली वार्मर देन नॉर्मल हमको वाटर टेम्परेचर देखने को मिल रहे हैं, तो हमको इंडिया में अच्छी बारिशें देखने को मिलती हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया में कंपैरेटिवली कोल्डर रीजन है, यहाँ पे कम होती हैं बारिशें। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव फेस ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल। एंड देन देर इज अ नेगेटिव फेस ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल वेयर इट कंप्लीटली रिवर्सेस। ठीक है कि नहीं, ये क्या करेगा, रिवर्स कर जाएगा। हेयर यू कैन सी कि जो वार्म वाटर्स हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया साइड में है, कूलर देन नॉर्मल टेम्परेचर्स जो हैं वो आपके अफ्रीका वाली साइड में, इंडिया में जो रेनफॉल के चांसेस है कम हो जाते हैं।
ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज एंड नेगेटिव फेज। पॉजिटिव फेज इज गुड फॉर अस, नेगेटिव फेज इज बैड फॉर अस। कई बार क्या होता है कि एल नीनो कंडीशन सेटअप हो रखी होती है, बट स्टिल हमारे देश में अच्छा मानसून, अच्छी रेनफॉल देखने को मिल जाती है। क्यों? बिकॉज इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। जैसे कि ऑलरेडी बहुत बारी हुआ है, लाइक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल नीनो कंडीशन के टाइम पे 1997 में स्टिल वी गॉट गुड रेनफॉल्स, है ना। इस तरह से 2023 में जो हमारे पास एल नीनो कंडीशन थी, फिर हमारे पास थोड़ी सी अच्छी रेनफॉल्स हो गई थी। क्यों? बिकॉज इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव रहता है, ठीक है। इस साल बट इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है। इट इज़ नॉट नाइदर वेरी पॉजिटिव नॉट वेरी नेगेटिव, नॉर्मल स्टेज पे है, न्यूट्रल स्टेज पे है। तो हमें वो एक्स्ट्रा बूस्ट जो है इस बारी शायद नहीं मिलने वाला है। अकॉर्डिंग टू IMD अब तक ये न्यूट्रल स्टेज पे है, ठीक है। तो दिस इज इंडियन ओशन डाइपोल, प्लीज इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन इज मैडन-जुलियन ऑस्किलेशन, ठीक है। यहाँ पे तो आप देख पा रहे हो कि ये सर्कुलेशन जो है आपके, ये सर्कुलेशन फिक्स है एक ही जगह पे, ठीक है। हमने जो आपका एल नीनो जो वॉकर सर्कुलेशन देखा वो पैसिफिक में फिक्स है, और जो आपका ओशन इंडियन ओशन डाइपोल वाला जो सर्कुलेशन है वो आपका इंडियन ओशन में फिक्स है। बट देन एक इस तरह का सर्कुलेशंस भी होते हैं जो कि फिक्स नहीं होते, वो कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं इक्वेटर वाले रीजन में, इक्वेटर के पास में, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग थ्रू आउट द ग्लोब। इसे हम लोग जो है ट्रेवर्सिंग सर्कुलेशन या ट्रेवर्सिंग फिनोमिना की तरह देखते हैं कि इस तरह के जो क्लाउड, रेन एंड विंड्स के जो सिस्टम है, राइजिंग लिम एंड फॉलिंग लिम, इस तरह का जो सर्कुलेशन है ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, ठीक है कि नहीं। इसको हम लोग मैडन-जुलियन ऑस्किलेशन बोलते हैं। 8 फेजेस में चलता है ये, ठीक है जी, 8 फेजेस में चलता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अफ्रीका, मूव्स टूवर्ड्स द इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, देन ऑस्ट्रेलियन वाले रीजन, देन आपका इंडियन ओशन वाले रीजन में सेकंड एंड थर्ड फेज होता है। फोर्थ फेज जो है आपका साउथ ईस्ट एशिया, फिफ्थ फेज तक आते आते जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ एंड सिक्स वाला ऑस्ट्रेलिया में, देन उसके बाद सेवन्थ एंड एट्थ आपका पैसिफिक में होता है, ठीक है। तो इस तरह से फिनोमिना जो है वो मूव करता रहता है ग्लोब में आगे, ठीक है, ऐसे आगे की तरफ को मूव करता रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो ट्रेवर्सिंग फिनोमिना है इसका जो सर्कुलेशन का पीरियड होता है, पूरा एक चक्कर मारने का पीरियड होता है, वो 30 से 60 डेज का होता है, ठीक है कि नहीं। अगर मैडन-जुलियन ऑस्किलेशन जो है वो बहुत ही एक्टिव स्टेज पे है तो वो 30 डेज में एक पूरा चक्कर लगा जाएगा ग्लोब का, इस पूरे 8 फेजेस को 30 डेज में कर जाएगा। और अगर 30 डेज में करेगा तो जो सेकेंड एंड थर्ड फेज होता है जहाँ पे इंडिया के ऊपर होता है, वहाँ पे ये ज़्यादा टाइम रहेगा। मीन्स अगर 5-6 बारी चक्कर लगाया है पूरे मानसून के टाइम पे तो 2-3 फेज में ज़्यादा बारी आएगा, क्योंकि 30 डेज का ही पीरियड है इसके पास, ठीक है, उसमें सर्कल लगा रहा है। ज़्यादा टाइम सेकेंड थर्ड फेज में आएगा तो इंडिया में ज़्यादा बारिश होगी, अच्छा पुश मिलेगा हमें बारिशों का। अगर इसका जो ट्रेवर्सिंग का टाइम है वो 60 डेज पे है, ठीक है, मीन्स ये सुप्रेस स्टेज पे है, 45 से 60 डेज पे, तो अपने जो ट्रेवर्सिंग है, जो फेजेस हैं, उसमें सेकेंड एंड थर्ड फेज में कंपैरेटिवली कम टाइम पाएगा, कम टाइम आएगा तो क्या होगा, इंडिया में बारिशें कम होंगी, ठीक है। सो इंडिया, ये जो आपका मैडन-जुलियन ऑस्किलेशन है ये भी अपनी इस टाइम पे सुप्रेस्ड स्टेज पे है, ठीक है। सुप्रेस्ड स्टेज पे होने का कारण क्या है कि कंपैरेटिवली कम टाइम ये इंडियन ओशन वाले रीजन पे आएगा, कम बारिशें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आइदर हमें कोई मतलब जो एल नीनो कंडीशन उसको एंटी करने के लिए हमारा ना इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव इस टाइम पे, ना ही MGO जो है वो पॉजिटिव स्टेज पे या फिर एक्टिव स्टेज पे है, तो ये हमारे लिए एक कहीं ना कहीं टेंशन की बात हो सकती है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। बाकी अगेन पॉजिटिव हो जाए कुछ नहीं कह सकते हैं, बट श्योर दिस इज गोइंग टू हैपन, ओके, यस। देन फटाफट से रोल ऑफ जेट स्ट्रीम्स मैं आपको बता देता हूँ, दो यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जेट स्ट्रीम्स भी इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट जेट स्ट्रीम्स हैं हम लोग की जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे मानसून को। एक है वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जेट, एक परमानेंट जेट स्ट्रीम है, ठीक है। जेट स्ट्रीम अगर आपको नहीं पता तो ये फास्ट मूविंग मिएंडरिंग बैंड्स होते हैं हवा के, जो कि धरती से 10-12 किलोमीटर ऊपर ट्रोपोपॉज के पास में चलते हैं और इस तरह से मिएंडर करते हुए वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। बहुत ही फास्ट मूविंग बैंड्स होते हैं एयर के। 4 हमारे पास परमानेंट जेट स्ट्रीम होती हैं, एक होती है पोलर जेट, ठीक है, दूसरी सब ट्रॉपिकल जेट इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड सिमिलरली सेम जेट्स इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। 4 जेट्स होते हैं हमारे पास, ये परमानेंट जेट स्ट्रीम होती है। तो जो हमारे पास जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है ये भी इन्फ्लुएंस करती है हमारे मानसून को। विंटर्स के टाइम पे ये हमारे हिमालयस के साउथ में होती है, इंडियन रीजन में होती है, इस करके हाई प्रेशर बना के रखती हैं। कई बार समर्स में ये जो जेट स्ट्रीम है ये सही टाइम पे जून के आसपास में आते हुए ये हिमालय के नॉर्थ में नहीं जाते हैं। नॉर्थ में जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर जो है वो सेट नहीं होता है, लो प्रेशर कंडीशन नहीं बनती तो क्या होता है, मानसून की विंड्स आके इस लो प्रेशर को भरती नहीं है, ठीक है। तो मानसून के आने के लिए इस सब ट्रॉपिकल जेट का
विंटर से समर्स के टाइम पे हिमालयस के नॉर्थ में मूव करना ज़रूरी है। कई बारी नहीं करती, कई बारी लेट करती, कई बारी लेट करती हैं, कर तो देती हैं पर कई बारी लेट करती है, ठीक है। दूसरी एक टेम्पररी जेट स्ट्रीम है, इसे हम लोग सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट बोलते हैं। ये सिर्फ समर्स के टाइम पे बनती है, ठीक है कि नहीं। इट अकर्स ओनली इन समर्स, और ये भी क्या करती है, इंडिया के मानसून को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। होता क्या है, जो तिब्बतन प्लेट्यू है हम लोग का, गर्मियों के टाइम पे, समर्स के टाइम पे बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है, हवा ऊपर को उठती है, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है जी, लो प्रेशर बनता है, ठीक है। और हवा जो है वो लो प्रेशर से जो है ऊपर को बैठता है, सॉरी लो प्रेशर ऊपर को बनता है, ठीक है। और ये जाके जो है देन कहाँ पे बैठती है, मैस्करीन हाई की तरफ जाके बैठती है। हवा जो ऊपर को उठी वो क्या करती है, मैस्करीन हाई, यहाँ पे जो आपका अफ्रीकन जो आपका मेडागास्कर रीजन है, यहाँ पे मैस्करीन आइलैंड है, मैस्करीन हाई में यहाँ पे बैठ के मैस्करीन में बैठती है नीचे, तो यहाँ पे बन जाता है हाई प्रेशर, यहाँ पे बनता है लो प्रेशर, ठीक है। तो इस विंड को जो आपकी अपर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर से हाई, अपर एटमॉस्फेयर ऊपर उठी, लो प्रेशर में फिर यहाँ पे नीचे मैस्करीन में बैठी, इसको हम लोग ईस्टर्ली जेट बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। ये जेट स्ट्रीम जो है जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, और हाई प्रेशर क्या करेगी, लोअर एटमॉस्फेयर में उतना ही ज़्यादा मानसून की विंड्स को इंडिया की तरफ धकेलती है, बारिश अच्छी होती है, ठीक है। तो जितना जो स्ट्रॉन्ग सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, हमारा मानसून होता है, ठीक है। यस, आई होप दिस इज राइट। ओके, सो ये हमारे पास कुछ जेट स्ट्रीम्स हैं। अब अगर मैं बात करूँ हमारे लिए ये मानसून इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो समझिए लाइक देयर इज गुड, लाइक द स्ट्रॉन्ग सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है हमारे, अगर मानसून पूरा रहता है काफ़ी हम लोगों के ऊपर जो है एक लाइक सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले अगर मैं एग्रीकल्चर लाइवलीहुड स्ट्रेन के ऊपर बात करूँ तो देखो भाई, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि जो है वो प्राइम मूविंग फोर्स है हमारे देश की। अगर और ऑलमोस्ट 45 to 47% हमारा देश का जो एग्रीकल्चर है वो किसके ऊपर है, मानसून डिपेंडेंट है। मानसून अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, एग्रीकल्चर जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। हम लोगों की जो क्रॉप्स हैं, हार्वेस्ट हैं, वो अच्छे नहीं होंगे, हार्वेस्ट अच्छे नहीं होंगे तो क्या होगा, हम लोगों को प्रॉब्लम रहेगी, जो हमारा वेजिटेटिव साइकिल है वो कम रहेगा, ईल्ड जो है वो कम रहेंगी, और इस करके क्या होगा, पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कंप्रेस कर जाए, वो हम लोग को पॉजिटिवली ग्रोथ नहीं दिखाएगा, ठीक है जी। इसके साथ साथ में मोस्ट ऑफ जो रूरल इनकम है वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी है। अगर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं करेगा तो रूरल जो इनकम है, जो रूरल वेजेस हैं वो नहीं बढ़ेंगी तो डिमांड सुप्रेस रहेगी तो जीडीपी को नीचे ढकेलेगी, ओवरऑल इकोनॉमी को भी नीचे ढकेलेगी, ठीक है कि नहीं। देन उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क भी हम लोगों के, जैसे इन्फ्लेशनरी रिस्क है, ठीक है। कम फूड होगा तो क्या होगा, फूड इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होगी, हमारे बफर स्टॉक जो है वो कम होंगे, फिर हम लोगों को इम्पोर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। फूड ग्रेन्स तो नहीं करते, बट चलो बाकी जो चीज़ें पल्सेज हैं, ऑयल सीड्स हैं, उनके इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, और एक्सपोर्ट्स को बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे भी जो है फार्मर की इनकम वो सुप्रेस हो जाती है, ठीक है। बारिशें नहीं होंगी तो क्या होगा, हाइड्रो पावर पोटेंशियल हम लोगों का कम हो जाएगा, बहुत सारी रिवर्स हैं उनमें पानी कम होगा, रिजर्वायर में पानी कम होगा, हम लोग बिजली नहीं बना पाएंगे, ओवरऑल जो हम लोग का बेस लोड है उसके ऊपर जोर आएगा, हम लोग को कार्बन थर्मल पावर प्लांट जलाने पड़ेंगे, कार्बन फूकेंगे तो कार्बन इमिशंस हैं, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल डेफिसिट भी है। हाइड्रोलॉजिकल डेफिसिट मीन्स अगर हमारे पास पानी नहीं है, रिजर्वायर्स में, हमारे डैम्स में पानी नहीं होगा तो इरिगेशन कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर से, ट्यूबवेल से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओवरऑल हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होगा। ये भी हमारा एक प्रॉब्लम है जो हमें फेस करना पड़ सकता है, ठीक है कि नहीं। तो व्हाट नीड्स टू बी डन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या चीज़ हमें करने की जरूरत है। देखो बारिश के ऊपर तो हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल है नहीं, बट लॉन्ग टर्म में हम कह सकते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग कम करें तो ठीक हो जाएगा, बट चलो अभी ऐसा हम कह सकते हैं कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें क्राइसिस मैनेजमेंट से क्लाइमेट रेजिलियंस की तरफ जाना है, ठीक है जी। अभी हम क्राइसिस को जो पीस मील अप्रोच के थ्रू मैनेज कर रहे हैं, उससे हम बाहर निकल के हमें क्लाइमेट रेजिलियंस की तरफ जाना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें प्रिडिक्शन सिस्टम में, प्रिडिक्शन मैकेनिज्म है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अब हम लोग एआई हमारे पास आ गया है, तो एआई बेस्ड मॉडल्स डेवलप करने की ज़रूरत है, और हमें अपनी प्रिडिक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग किसी आपदा के आने से पहले ही, डेफिसिट होने से पहले ही हम लोग क्या कर सकें, उसके ऊपर प्रिपेयर्डनेस कर सकें, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग का मिशन मौसम चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग यही काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने अपने जो एआई बेस्ड मॉनसून प्रिडिक्शन मॉडल्स हैं वो बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, डिप्लॉय भी करें। पिछले महीने में आपको करंट अफेयर्स में कराया था, स्काईकास्ट सिस्टम हो गए हमारे, इस तरह के एआई बेस्ड एडवांस मॉनसून प्रिडिक्शन सिस्टम्स है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिप्लॉय कर भी दिए हैं। दिस इज व्हाट वी आर ऑलरेडी डूइंग, ठीक है कि नहीं। देन माइक्रो इरिगेशन स्केलिंग हम लोगों को
को करने की ज़रूरत है। अगेन जो इरिगेशन की प्रैक्टिसेस है उसको एफिशिएंट बनाएं, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिस लेके आएँ ताकि मोर क्रॉप पर ड्रॉप हम लोग लेके आ सकें। तो हम लोगों को वाटर यूज़ एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ करने की ज़रूरत है, ड्रिप इरिगेशन इस तरह के सिस्टम्स को लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को जो वाटर गजलिंग हमारी क्रॉप्स हैं जैसे कि राइस है या फिर शुगर केन है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, हम लोग जो है अपने पानी को क्या करेंगे, पानी से इस तरह ही क्रॉप्स उगाएंगे, लाइक पानी हमारे ज़्यादा प्रेशर से क्रॉप्स उगाएंगे, उसको हमें जब बाद में जाके एक्सपोर्ट भी करते हैं तो हमारा वर्चुअल वाटर ट्रेड हम लोग कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा इशू है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम लोग अपना जो ग्राउंड वाटर है उसे ओवर एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, हम अपने रिजर्वायर्स को डिप्लीट करेंगे और इसको हमें करने से रोकना है। तो जो हमारा क्लाइमेट, जो लोकल क्लाइमेट है उसके बेसिस पे हम लोग एग्रीकल्चर करने की ज़रूरत है, डाइवर्सिफाई करें टुवर्ड्स मिलेट्स, कोर्स सीरियल्स या अदर लेग्यूमिन्स पे। एंड मैक्रो वाटरशेड रिंग फेंसिंग हमें करने की ज़रूरत है। रिंग फेंसिंग मतलब है कि हमें वाटर लेवल जो वाटरशेड है मैनेजमेंट उसको करने की ज़रूरत है। जैसे कि वाटरशेड डेवलपमेंट हो गया, आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स है, इनको हमें लगाने की ज़रूरत है स्पेसिफिकली उन एरियाज में जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हम लोगों की वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको विदर्भ मराठवाड़ा वाला रीजन बताया जहाँ पे बारिशें कंपैरेटिवली कम होती हैं, या फिर थार वाला रीजन बताया राजस्थान का। इवन हम लोगों का जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, पंजाब हरियाणा वाला रीजन है जहाँ पे बारिशें कंपैरेटिवली कम होती हैं, ऐसी जगहों में हम लोगों को इस वाटरशेड मैनेजमेंट को करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। जब इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और अपने एग्रीकल्चर को और क्लाइमेट को रिजिलियंट बना सकते हैं, ठीक है, क्लाइमेट रिजिलियंट बनाने की ज़रूरत है।